गुड डे गाइस, अकस्टम क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास 11th अकाउंटेंसी सीरीज़ है। अच्छा, आपको ना मैंने कल बैंकिंग ट्रांजैक्शन समझाई थी जर्नल एंट्रीज में। उसमें एक आपका पॉइंट था बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड। ये उसकी आपको एंट्री चाहिए तो मैं उसकी एंट्री डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी नीचे वीडियो के। लेकिन उसको जो समझना है ना, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं समझाया, तो उसकी एंट्री एक्सप्लेन करके उसको अलग से उसका बवाल क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको हम लोग जब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तभी मैं आपको उसकी एंट्री पोस्ट करना सिखा दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका पूरी कंबाइंड बुक का होगा ना। जर्नल एंट्रीज का अलग से थोड़ी एग्ज़ाम देने जाओगे आप। फिर भी अगर आपको समझना हो तो मुझे बता देना। ओके, सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं बैड डेट्स। सामान तो बहुत बेच लिया, अब थोड़ा सा नुकसान भी उठा लो। अब आपके पैसे जाने वाले हैं डूब। ठीक है, आपने किराए पे सामान बेचा था, आपने कहा था ठीक है ले जाओ भैया, बाद में पैसे दे जाना। अब वो उसका बिजनेस डूब गया, भगवान जाने क्या हो गया, लेकिन वो आपके पैसे नहीं दे रहा, तो वो आपका पैसा गया मर। अब आपको इसको जर्नल एंट्री करनी है, क्योंकि अकाउंट्स को बताना पड़ेगा कि भैया ये पैसा डूब गया मेरा। वो आपकी भावनाएं नहीं समझेगा, वो एंट्री समझेगा। तो अब उसकी एंट्री और उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं देखो। इसमें दो टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक तो सिंपल बैड डेट्स, आप उसने बताया कि भैया ये नहीं दे रहा पैसे, उसको राइट ऑफ कर दो। और या फिर दूसरा काइंड होता है कि वो इंसॉल्वेंट बन गया हो गया और उसके जो ऑफिशियल था उसने इतने इतने पैसे पे कर दिए। ठीक है, तो इसमें दो काइंड ऑफ कैटेगरीज बन जाती हैं। एक तो सिंपल एंट्रीज होती हैं जिसमें, और एक होती है इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। तो इसमें कंबाइन एंट्री करते हैं हम लोग। ठीक है, अब बैड डेट्स होते क्या है? सबसे पहले तो इसकी सबसे एक कंडीशन होती है कि आपने गुड्स क्रेडिट पे बेचे होंगे। ठीक है, जब तक आपने क्रेडिट सेल ही नहीं करी है तो ना तो आपके डेटर हुए, और जब आपके डेटर्स आपको पैसे देने से मुकर जाएं तो वो गंदे लोग हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम बैड डेट्स रख देते हैं। ओके, अब इसमें एक चीज और आती है कि आपको इसकी एंट्री कब पोस्ट करनी है। आपको इसकी एंट्री जब पोस्ट करनी है, जब आपकी ट्रांजैक्शन में या फिर जो आपको वो दे रखी होती है, क्वेश्चन दे रखा होता है, उसमें लिखा होगा कि इतना पैसा डूब गया एंड रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट। मतलब क्या है इसका कि ये चीज हुई, उसने पैसा देने से मुकर गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब होता है जब आपका बिजनेस डूब जाता है ना, तो बिजनेस जब बंद कर दिया जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है बिजनेस वगैरह, वो उसके पास अब जब उसका जो कहते हैं ना बिजनेस घाटे में चला जाता है बहुत ज़्यादा, और नौबत ही आ जाती है कि अब कंपनी बंद करनी पड़ेगी, उसे इंसॉल्वेंसी कहते हैं। ओके, तो उसमें लिखा जाता है कि अब ये पैसा नहीं देगा, तो अब हम लोग उसको राइट ऑफ, मतलब अब इस चीज़ को हम लोगों को अपने डेटर्स में से बाहर निकालना है और उनको रिट ऑफ मतलब चलता करना है। क्या लिखकर? बैड डेट्स लिखकर। ठीक है, तो उसकी एंट्री पोस्ट करी जाती है। अब बैड डेट्स में रूल देखो क्या होता है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या? आपका डेटर अकाउंट। ठीक है, जिस भी नाम से डेटर्स है उसकी आप रिवर्स एंट्री करोगे। वही सेम चीज, जब डेटर्स आपके इंक्रीज होते हैं तो आप उन्हें क्या करते हो? डेबिट करते हो, क्योंकि डेटर्स आपके क्या होते हैं? करंट एसेट से तो होते हैं। अब जब आपका करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स आपका लॉस होता है। और जब हम लोग ये जानते हैं, जब एक्सपेंसेस और लॉस की बात आती है, भले ही आप उन्हें उसमें ले लो, ट्रेडिशनल अप्रोच से ले लो या फिर मॉडर्न अप्रोच से ले लो, एक्सपेंस या लॉस हुआ है तो आपको उसे डेबिट ही करना पड़ेगा। और जितने अमाउंट के आपके जो डेटर्स थे वो बैड डेट्स डिक्लेयर हो गए हैं, उनको आप उतनी अमाउंट आप एंटर कर देते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब इसकी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करवाते करवाते मैं आपको समझाती हूँ सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या हुई? सोल्ड गुड्स टू प्रिया फॉर ₹20,000। 20,000 के मैंने गुड्स बेचे प्रिया को। तो प्रिया बीइंग माय डेटर, डेटर करंट एसेट होता है तो वो इंक्रीज हुआ, तो उसको मैंने डेबिट किया। और
प्रिया पर्सनल अकाउंट है एंड वी डेबिट द रिसीवर, क्योंकि गुड्स किसको मिल रहे हैं, प्रिया को मिल रहे हैं उसका, इसलिए प्रिया का अकाउंट डेबिट किया टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स हुई तो 20,000 यहाँ लिखोगे और 20,000 यहाँ लिखोगे और नरेशन बन गई बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रिया। ओके, अब इसके दो केसेस जो मैंने अभी आपको समझाए कैटेगरी, उसमें दो तरीके की ट्रांजेक्शन कैसे कैसे होती है वो मैं आपको समझाती हूँ। अब प्रिया डिक्लेयर इंसॉल्वेंसी, प्रिया ने कहा कि भैया मैं तो कंगाल हो गई, अब मैं पैसे नहीं दे सकती। अब उसके जो ड्यूज थे, ठीक है, जितने भी उसके ड्यूज बनते थे, मतलब 20,000 रुपये जो उसके ऊपर बकाया था, उसके ऊपर हमारा कर्जा था, उसके हम लोग को जो अमाउंट है वो राइट ऑफ करनी है एज अ बैड डेट। ठीक है, तो अब उसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग, बैड डेट्स, लॉस हो गया मेरा, तो बैड डेट्स के अकाउंट को डेबिट करूंगी टू प्रिया, क्योंकि प्रिया का अकाउंट डिक्रीज हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर सारे के सारे पैसे डूब गए, इसलिए हम लोग इसको 20,000 से राइट ऑफ कर देंगे। हो गया, तो बीइंग डेट्स आर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। ओके, अब सेकंड क्या आती है, थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि उसने बोला कि मैं अपने, मतलब ये सेकंड कंडीशन ही ले लो कि जब उसके ऊपर पैसा बनता था 20,000 का, लेकिन उसने ये बोला कि मैं 20,000 नहीं पे कर सकती, मैं सिर्फ 10,000 पे कर सकती हूँ, इतनी ही मेरी अभी वो है मेरी क्षमता पे करने की, और बाकी का मैं पे ही नहीं कर सकती, मुझे माफ करो। ठीक है, तो उसके टाइप में क्या होगा, आपको कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिटेड, बाकी का जो पैसा उसका डूब गया, आपने डिस्काउंट नहीं दिया है उसको, याद रखिएगा, उसका पैसा ही डूब गया, वो देगी ही नहीं अब आपको पैसा। ठीक है, टू प्रिया अकाउंट, तो प्रिया का अकाउंट हो गया 20,000 से खत्म, और आपके बैड डेट्स हो गए 10,000 के, क्योंकि उसने 10,000 पे किया है, तो बाकी के 10,000 क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप, जिसमें पार्टली पेमेंट जो होती है वो बैड डेट्स डिक्लेयर हो जाती है। या फिर आप इसमें एक चीज और ले सकते हो, इसको हम लोग सेकेंड केस को दोबारा बाद में वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक चीज ये भी ले सकते हो कि प्रिया ने पे करे ₹15,000। ठीक है, ये फोर्थ केस है, इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसकी आप एंट्री क्या करोगे, आप कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रिया अकाउंट। समझ में आ गया क्यों, तो 15,000 से आप इसकी एंट्री करोगे, और बाकी इसने ये कह दिया कि बैलेंस, बाद में आपको पता चला 2-3 हफ्ते बाद कि बैलेंस इज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गई और अब वो पैसा नहीं दे सकती। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री अब हम लोग करने लग रहे हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रिया अकाउंट। तो प्रिया का तो पूरा खाता खत्म हो गया, 5,000 बचे थे उसके, और 5,000 यहाँ आ गए। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये हो गया आपका बैड डेट्स। इसका थर्ड केस क्या होता है, प्रिया डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंसी, हर ऑफिशियल पेड 50 पैसा इन अ रुपी ऑन अ डेट। अब इसका मतलब क्या होता है कि अब वो उसका दिवाला निकल गया, वो हो गई बर्बाद, कंगाली छा गई, तो उसके ऑफिशियल ने क्या किया, जो उसके सारा उसका सामान बेच बाच के उसके जितने भी क्रेडिटर्स थे उनको पैसा दे रहा था, उसने ये कहा कि अगर आपने 1 रुपये का उसको दे रखा है, आपका उधार 1 रुपये का बनता है, प्रिया को आपको वापस जो करने थे वो 1 रुपया करना था, तो प्रिया की अभी सिर्फ इतनी ही बन पा रही है कि वो उसमें से सिर्फ 50 पैसा ही दे सकती है। ठीक है, मतलब आपने जितने का लिया था उसमें से वो सिर्फ आधा ही पे कर सकती है आपको। तो अगर 1 रुपये के डेप्ट में वो 50 रुपये दे रही है, तो 20,000 के डेप्ट में कितना देगी, 20,000 का आधा देगी। ठीक है, तो उसने अब पे कितना कर दिया, वो सिर्फ 10,000 पे कर पा रही है। तो अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इसकी एंट्री सेम ऐसी बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड बैड डेट, क्योंकि बाकी का तो डूब गया, अकाउंट डेबिटेड टू प्रिया अकाउंट। तो इसमें 10,000, इसमें 10,000 और इसमें 10,000। ठीक है, तो आपको ना इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप पता है इसको ऐसे कर सकते हो, क्योंकि वी नो 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं,
है ना। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के दे रखे होंगे, कहीं 33 पैसा दे रखा होगा, कहीं हो सकता है वो 66 दे दे, कहीं 20 पैसा वापस कर रही है, कहीं 60 पैसा वापस कर रही है। तो आप उसको ये करो जितने वो दे रही है, जैसे इसमें अब इसने 50 पैसा देना था 1 रुपये में, ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा 50%, तो आपको वापस करेगी 50%। ठीक है, आप 60 से निकाल दो 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो उससे आपका परसेंटेज निकल आएगा। तो उससे आपको कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैड डेट्स का। अब एक चीज़ ये आती है कि बैड डेट्स का हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया ये वाला। नाउ सपोज बाद में कभी ऐसा हुआ जो आपने पिछली साल बैड डेट्स लिखे थे या फिर कुछ बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिए थे, जैसे प्रिया उसने 2019 में बोला कि मैं पैसे नहीं दे सकती, ये 2019 की बात है। अब 2020 में भले ही लॉकडाउन था लेकिन उसके पास कहीं से पैसे आ गए, तो उसने कहा कि मैं चलो आपके ना पैसे वापस कर सकती हूँ, तो उसको कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। वंस यू हैव रिटर्न ऑफ द डेब्ट्स एज अ बैड डेब्ट, उनको अगर आप रिकवर कर रहे हो तो ही वो बैड डेट्स रिकवर होगा। ठीक है, जैसे ये सिचुएशन थी ना, उसने पार्टली पेमेंट करी थी और ये कहा था कि मैं नहीं दे सकती उसके अलावा, वो आपकी बैड डेट्स की ही एंट्री रहती है। रिटर्न ऑफ हुए डेब्ट्स को एज अ बैड डेट, मतलब जिसकी एंट्री आप आज नहीं तो पिछले साल बैड डेट्स के तौर पे कर चुके हो, उसके ही अगर बिहाफ पे आपको पैसा वापस मिलता है तो ही आप बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री करोगे। समझ में आई? तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी? क्योंकि ये आपकी इनकम होती है, ठीक है, या फिर गेन हो गया, कहीं से आपको उम्मीद भी नहीं थी आपको पैसा आएगा लेकिन आपको एकदम से पैसा आ गया। ठीक है, तो इनकम या गेन कह सकते हो आप। तो इसकी एंट्री हम लोग कहते हैं कैश या बैंक, या तो वो आपको बैंक में पे करेगी या फिर कैश में पे करेंगे, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब आप ये कहोगे कि मैम हमने जब राइट ऑफ किया था एज अ बैड डेब्ट, तो हमने उसको बैड डेब्ट को क्यों वापस नहीं किया? हम नहीं करते, इसको हम लाइबिलिटी के लिए ही तौर पे रख देते हैं, वो बाद में जाके हम उसमें से माइनस डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको माइनस कर देते हैं। तो उसकी एंट्री की चिंता मत करो, आपको इसकी एंट्री ऐसे ही करनी है, ओके, क्योंकि वो बैलेंस शीट में जाके छप चुका है एज अ बैड डेब्ट, तो आप उसमें से माइनस कर दोगे। ओके, तो ये सिंपल एंट्री होती है आपकी बैड डेट्स रिकवर्ड की। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा आज? अब देखो, आप स्टॉक तो जानते हो ना, स्टॉक क्या होता है? वही गुड्स और रॉ मटेरियल्स जिसमें आप लोग डीलिंग करते हो जिस तरीके के सामान में। सपोज मेरा काम है रॉ टिम्बर बेचने का, चलो टिम्बर छोड़ो, प्लास्टिक बेचने का। ठीक है, प्लास्टिक बेचने का काम करती हूँ। वैसे ये एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है लेकिन कोई बात नहीं, चलो समझाने के लिए थोड़ा पाप अपने साथ ले लेती हूँ मैं। तो मेरा प्लास्टिक का बिजनेस है। अब ये मेरे गुड्स हैं, अगर मैं प्लास्टिक खरीद रही हूँ, भले ही ठीक है, ये बिजनेस हो गया मेरा, प्लास्टिक मैंने खरीदा तो ये मेरे गुड्स बन गए। जब मैंने इनको खरीदा तो जब इनको मैंने खरीदा तो परचेज और बाहर निकाला तो सेल्स। ठीक है, लेकिन बिजनेस इतना भी स्मूथ नहीं चलता भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि, तो इसमें क्या हुआ, जैसे मेरा स्टॉक था प्लास्टिक का, प्लास्टिक में रॉ प्लास्टिक ले रही हूँ कि मैंने मंगवा ली, अब मैं इसकी कुर्सियां वगैरह बनूंगी बेचूंगी, ठीक है, या उसकी बॉटल वगैरह बना के बेचूंगी। तो अब इसमें जो मेरे पास स्टॉक था, अगर मैंने उसमें परचेज किया तो इंक्रीज हुआ। ठीक है, मतलब आपके पास क्वांटिटी बढ़ गई, भले ही पैसे वाली बात अभी अपने दिमाग में मत लेकर आना, आपकी स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ गई कि आपके पास पहले सपोज 2 प्लास्टिक थे, अब आपने खरीद लिए थे, अब आपके पास 4 प्लास्टिक हो गए, तो परचेज में होती है। और जब मैं इसका सेल करूंगी तो मेरा क्या होगा, स्टॉक डिडक्ट हो जाएगा कि मेरे पास अभी जो थे 10 प्लास्टिक थे लेकिन 2 मैंने बेच दिए, तो अब आपके पास 8 बचे। ठीक है, तो मतलब आपकी डिडक्ट हो गई। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि हम सेल नहीं कर रहे तो भी हमारा स्टॉक कम हो जाता है। क्या हुआ,
वही धरती निकल गई, आसमान खा गया, नहीं, उसके हमारे पास रीज़न होते हैं, ठीक है। अब हम अकाउंट्स में एंट्री करेंगे धरती निकल गई, तो वो कहेगा ये क्या बकवास है, तो उसके हम लोग क्या रीजंस लिखते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख लो, डिक्रीज इन स्टॉक अदर देन सेल्स, ठीक है। मतलब सेल्स भी नहीं हो रही तो फिर उसका क्या हो गया। अब उन टाइप की एंट्रीज क्या होती है, तो मैं आपको 5 हेडिंग्स में अब समझाऊंगी इन चीजों को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं चैरिटी। जैसे कभी कभी ऐसी डिजास्टर्स हैपन होते रहते हैं कि आप अपना सामान बेचते हो, जैसे सपोज अब प्लास्टिक से मैं प्लास्टिक की बॉटल, पानी की पीने वाली, वो वाली बॉटल्स बेचती हूँ, ठीक है। अब मैं उनको बेचूंगी तो मेरे पास पैसा आएगा, लेकिन कहीं डिजास्टर हुआ और ये कहा कि आप डोनेट कर दो थोड़ा सामान, गरीबों का भला हो जाएगा, ठीक है, जिनको जरूरत पड़ रही है उनको आप देते हो। तो आपने क्या किया, अपना स्टॉक जो था बेचा नहीं, लेकिन आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है। आपके पास कुछ आया भी नहीं, पैसा भी नहीं आया, लेकिन आपका स्टॉक रिड्यूस हो गया। तो उस सबसे पहला केस होता है चैरिटी का। तो इसको हम लोग, भले कॉज अच्छा है लेकिन बात कुछ भी हो, हम उसको एज एन एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे, ओके। तो अगर चैरिटी आती है तो ये हमारा एक्सपेंस आता है, या फिर डिक्रीज, रीजन ऑफ डिक्रीज इन स्टॉक, या इसे लॉस ले लो, चलो एक्सपेंस ना कहते हैं ना, लॉस कहते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ये हमारा वही बनता है, नॉमिनल नेचर में आता है कि लॉस आएगा अगर आपका, तो आप उसे डेबिट करोगे। तो इसका मतलब जिस नाम से मेरे स्टॉक जा रहे हैं उनको तो मैं डेबिट कर दूंगी, लेकिन अब मैं क्रेडिट किस चीज को करूं, ठीक है। जब मेरे पास स्टॉक ज्यादा था तो मैं क्रेडिट करती थी सेल्स अकाउंट को, लेकिन मेरा डेबिट तो, मेरे सेल्स तो हो ही नहीं रहे, तो मैं किसको करूंगी, परचेज अकाउंट को। स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते, स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट मत करके आ जाना, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टॉक हमेशा हम लोग एंड में ही दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के हाथ में, कि करंट में हमारे पास कितना सामान है। जो ट्रांजेक्शन वाला बोलते हैं ना कि इसका नाम रख दो ट्रांजेक्शन, तो जो गुड्स में परचेज एंड सेल का ट्रांजेक्शन होता है वो इन्हीं के नाम से चलता है, परचेज एंड सेल्स के अकाउंट से। स्टॉक मत कराना इसको डेबिट, वो क्रेडिट, ठीक है। तो परचेज अकाउंट से आएगी, तो आप क्या कहोगे, इसकी नरेशन बन जाएगी, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब किन्हीं के दिमाग में ये भी आएगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसमें मेरा बिजनेस नहीं होता मैं उसको रिड्यूस कर दूं। जैसे आपका फर्नीचर है, आपने ना तो OLX पे बेचा, ना उसको सेकंड हैंड बेचा, ना उसको कबाड़ी वाले के पास बेचा, किसी को जरूरत थी आपने उसको डोनेट कर दिया, तो उसमें भी चैरिटी टू पर्टिकुलर फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट का नाम आ जाएगा, ठीक है। टू फर्नीचर अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू फलाना अकाउंट, टू ढिमकाना अकाउंट, ठीक है। अगर फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट, लेकिन अगर आप गुड्स दे रहे हो तो परचेज अकाउंट, ओके। अब दूसरा केस क्या होता है इसमें, दूसरा कॉज आपका बनता है विजिबल, हाँ, दूसरा केस बनता है सैंपल। कभी कभी ऐसा होता है जब आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको बताना होता है कि भैया हम लोग इस तरीके का सामान बनाते हैं, आप फ्री में ट्राई करके देखो। एक बार मुझे याद है जब पेप्सोडेंट ने नया फ्लेवर निकाला था अपना, ठीक है, टूथपेस्ट, जब उसने नया फ्लेवर निकाला था तो उसके सैंपल एज अ टैबलेट, एज अ टॉफी, अगर आपने में से किसी ने स्वालिन खाई है तो उसकी तरीके की टैबलेट आती थी, वो न्यूज़पेपर में आई थी, तो उन्होंने अपना सामान जो था वो फ्री में दिखाया था बेचकर। कभी कभी एक बार पल्स टॉफी का भी आया था, एक बार सैंपल निकले थे। तो जब आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हो एज इन सैंपल टू प्रमोट योर सेल्स, ताकि क्योंकि आपने अब नया चीज़ कुछ निकाला है तो आप चाहते हो कि आपके जो कस्टमर्स हैं या फिर जो आपके प्रीवियस या फिर और आप अट्रैक्ट करना चाहते हो सेल्स, तो आप उन्हें सैंपल के तौर पे दे देते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें हम लोग किस नाम से दिया, सेम वही रीजन हो गया जो डोनेशन का था, तो सैंपल अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब इसमें भी हमारे गुड्स हो रहे हैं, ठीक है। और सैंपल हम सिर्फ अपना स्टॉक का देते हैं, हम किसी को अपना फर्नीचर यूज करने के लिए नहीं देते,
कि मैंने तो उन वाले कंपनी से खरीदा था, मेरे पास भी सेम फर्नीचर है, तुम यूज़ कर लो। नहीं, फिक्स एसेट का नहीं होता, सैंपल का, ठीक है। तो फिक्स एसेट सैंपल में भी ट्रीट करके आ जाओ। तीसरा केस क्या होता है, सेम पेन लेती हूँ। तीसरा केस है आपका ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन का टाइम याद होगा आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग क्या करते थे, मैं कहती थी, मैंने बोला था आपको कि हम लोग कभी कभी ओनर जो होता है वो अपने यूज़ के लिए सामान निकाल लेता है। अब जैसे प्लास्टिक की बॉटल बनाने का काम है, मेरे घर की जो प्लास्टिक की बॉटल थी जिसमें मैं पानी रखती थी वो ख़राब हो गई, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने बिजनेस से अपने 2 बॉटल निकाल लेती हूँ। तो अब जो मैंने ड्राइंग्स करी है वो भी मेरा रिडक्शन इन मतलब डिडक्शन इन स्टॉक वैल्यू हो गई। तो उससे क्या होगा, उसको भी हम लोग सेम एंट्री की तरह पोस्ट करेंगे, ठीक है। अब फोर्थ टर्म आती है, सपोज मेरे पास रॉ प्लास्टिक भी आती थी, मतलब सिर्फ प्लास्टिक की बॉटल्स ही नहीं बनाती मैं, बहुत सारा सामान बनाती हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की मेरे पास प्लास्टिक आती है जिनसे मैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड का सामान बना के बेचती हूँ, ठीक है। अब उसका क्या किया मैंने, मेरे ब्रदर ने जिद करी कि मुझे ना आप एक चेयर बना के दे दो, ठीक है। तो उसको मैंने वो चेयर बना के दी, तो वो ड्राइंग कंसीडर हो गई क्योंकि मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर ली। लेकिन फिर मैंने देखा कि जिस चेयर पे बैठ के, प्लास्टिक की चेयर पे बैठ के जो मैं काम करती हूँ, वो प्लास्टिक की चेयर टूट रही है। तो अब मैंने क्या किया, अपने जो स्टॉक का यूज़ किया वो अपने बिजनेस के फिक्स्ड एसेट को बनाने के लिए रख लिया, ठीक है। तो जब आप यूज़ करते हो, यूज ऑफ गुड्स टू मेक फिक्स्ड एसेट फॉर बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में ही रह रहा है। अब ये चेयर बैठ के मैं इसी का तो बिजनेस का ही तो काम करूंगी ना, इस वजह से वो बिजनेस में ही यूज हो रही है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसकी एंट्री बनती है। अब उससे वो पर्टिकुलर, जैसे सपोज फिक्स्ड एसेट है मेरा चेयर, ठीक है, तो चेयर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ओके क्योंकि चेयर आपका एसेट है और जब एसेट में इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होती है। लेकिन मेरे पास से गया क्या, मेरे पास से गया मेरा स्टॉक, मेरा लॉस किस चीज का हुआ, मेरा डिडक्ट क्या हो गया, मेरा स्टॉक डिडक्ट हो गया, ठीक है। तो इस वजह से इसकी परचेज के साथ एंट्री करते हैं। अब सबसे लास्ट टर्म आती है इसकी, लॉस और थेफ्ट ऑफ स्टॉक, ठीक है। अब लॉस फायर से हो सकता है, जा रहा था कहीं, आप ट्रांजिट में थे, आपने सामान भर के भेजा ट्रक में और वो ट्रक ही लापता हो गया, ठीक है, तो आपका सामान डूब गया। थेफ्ट मतलब चोरी, चोरी मतलब चोरी, ठीक है। डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, और या फिर डिस्ट्रॉय, अगर डिस्ट्रॉय बाय फायर तो भी उसकी सेम ट्रीटमेंट होगी। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, अब इसमें ना दो केसेस आ जाते हैं। इसका केस 1 होता है जब आपका सामान, जब आपका स्टॉक जो होता है वो इंश्योर्ड नहीं होता। इंश्योर्ड मतलब कि आप इंश्योरेंस करा लेते हो उसका, कि अगर इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा होता है कि मेरा सामान खो जाए, आग में जल जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पैसा दे देती है, ठीक है। तो अगर स्टॉक इंश्योर्ड नहीं है तो उसकी एंट्रीज किस तरीके से होती है, और अगर स्टॉक इंश्योर्ड है तो उसकी एंट्रीज किस तरीके से होती है, वो मैं अब आपको समझाने वाली हूँ, ओके। चलो देखो, सपोज मेरे गुड्स कॉस्टिंग, मेरा सामान था 5,000 का, लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट हो गया, चुर गया, कुछ भी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन मेरा सामान जो था वो हो गया बर्बाद, ठीक है। तो अब मैं इसकी एंट्री कैसे करूंगी, उसकी एंट्री होगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट। इसका आप डिफरेंट बनाइएगा, अगर थेफ्ट बाय, अगर लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट या फिर कुछ भी लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट बना लीजिएगा, ठीक है। अकाउंट 2 क्या खत्म हुआ मेरा, इसमें फिर मेरा स्टॉक गया तो परचेज अकाउंट।
5,000 5,000। अब जब वो इंश्योर्ड ही नहीं हुआ तो मेरा तो नुकसान हो ही गया, तो बस खत्म, यही सेम अमाउंट लेके मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाऊंगी। लेकिन अब मैं थोड़ा सा अक्लमंद वाला बिजनेस करती थी। अब मेरा स्टॉक जो था वो मैंने इंश्योर्ड करवा रखा था, ठीक है, मतलब मैंने उसका इंश्योरेंस करवा रखा था। तो अगर मेरा सामान खो भी जाता है तो मैं क्लेम कर दूं कि मेरा सामान जो था वो जिस रीज़न से मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था, अगर उस रीज़न से ही पूरा होता है तो आपको आपकी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो पैसा रिफंड कर देती है, ठीक है। तो इस टाइप पे क्या होगा, इसमें मैं आपको डिफरेंट करके दिखाती हूँ। जैसे से एक क्वेश्चन है कि सेम लेते हैं, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज। तो मैंने एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है जिसमें पहला हमारा सबसे पहली हमारी टर्म बनती है कि गुड्स कॉस्टिंग 50,000 लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री हमारी सीधे सीधे मैं आपको मेन एंट्री करके दिखा देती हूँ यहाँ पर कि ये शायद पेन विजिबल नहीं है तो ब्लू से ही करना पड़ेगा मुझे, कि गुड्स कॉस्टिंग 5,000 लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। चलो मेरा सामान तो खो गया, उसकी एंट्री मैंने करवा दी। ओके, अब क्या हुआ, पहला मेरा सिचुएशन ये बनता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है फुल, कि उसने कहा कि चलो ठीक है तुम्हारा 50,000 का 50,000 मैं मान गया कि वो डिस्ट्रॉय हो गया या फिर खो गया ट्रांजिट के दौरान। ट्रांजिट मतलब ले जाने आने जाने में, आप एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे और बीच में वो आपका सामान खो गया, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम फॉर फुल लॉस। तो उसने ये कहा कि ठीक है चलो 50,000 के 50,000 मैं आपको क्लेम वापस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से 50,000 रुपये मिलते हैं। तो आप उसकी सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी को अपनी बुक्स में कैसे लेकर आओगे कि ये जो आपका लॉस था ना, इसी के तो पैसे दे रही है इंश्योरेंस कंपनी आपको, ये जो लॉस हुआ था आपका इसी के तो पैसे दे रही है इंश्योरेंस कंपनी। तो सबसे पहले तो क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपकी आपकी एज अ पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रही है, और पर्सनल अकाउंट में हम लोग डेबिट द रिसीवर, क्योंकि आपका लॉस कौन लेके जा रहा है, आपका लॉस लेके जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट आप फुल क्लेम ले जाओगे इसमें, ठीक है। अब उसने क्या किया कि मैं पूरा का पूरा पे करने वाला हूं, तो अब वो पूरा का पूरा अब आपका पे कर रही है, तो आपका गिवर कौन बन गया, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी को तो आप कर दोगे क्रेडिट, लेकिन वो दे क्या रही है, वो दे रही है आपको पैसा। बैंक अकाउंट कर लो या कैश अकाउंट कर लो, अगर कैश में पेमेंट करिए तो कैश में, नहीं तो बैंक में, और 50,000 क्योंकि उसने फुल पेमेंट कर दी। अब सेकंड सिनेरियो क्या बनता है, सेकंड सिनेरियो बनता है कि उसने कहा कि मैं सिर्फ 40,000 का क्लेम ले रहा हूँ क्योंकि 10,000 नहीं खोए, सिर्फ आपका जो वैलिड इंश्योरेंस था वो सिर्फ 40,000 के था। रीज़न कुछ भी हो सकता है, 50 रीज़न दे सकते हैं वो लोग, लेकिन उसने सिर्फ क्वेश्चन से हमें सिर्फ इतना मतलब है कि 40,000 रुपये का क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, ओके। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले तो हम इंश्योरेंस कंपनी को अपने उसमें लेकर आएंगे बुक्स में, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट 50,000, ठीक है। आपने क्योंकि पूरा का पूरा क्लेम तो पूरा का पूरा डाला था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने ये बोला कि सिर्फ 40,000 का मिलेगा, तो मिला कितना आपको 40,000, और इंश्योरेंस कंपनी आपकी देने वाली बन गई। तो हु इज द गिवर, इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ तो 50,000 आ गया, लेकिन यहाँ तो 40,000 ही आया, 10,000 कहाँ गए, वो भी तो मुझे बैलेंस करने पड़ेंगे। तो उसको मैं लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट को दोबारा से डेबिट कर दूंगी उतने ही अमाउंट से, ओके। और ये अमाउंट जाएगी आपकी पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ओके। तो ये समझ में आ गया आपको कि लॉस इन ट्रांजिट अगर अदर देन डिक्रीज हो रहा है आपका स्टॉक में, क्योंकि वो सेल नहीं कर रहा, इसलिए परचेज अकाउंट को हम
दोबारा से क्रेडिट करना पड़ता है। या आज के टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ड्राइंग्स। गुड्स की ड्राइंग्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हम लोग बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं गुड्स या फिर कुछ सामान। लेकिन ऐसा भी सिचुएशन आती है जब आप कैश विड्रॉ करते हो, और विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो उसमें एंट्री हम लोग क्या पोस्ट करते हैं, मैं एंट्री की बात कर रही हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशंस में मत पहुंच जाना, ठीक है, सिर्फ एंट्री पे ध्यान देना। उसकी एंट्री हम लोग करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। जितने अमाउंट की आपकी होगी उतने आप कर लेते हो। वो बैलेंस शीट में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उस पर मत जाना, कहीं कैपिटल के साथ एंट्री कराओ, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आज फिनिश हो गया। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है कमेंट्स में लिखिए, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा वो टेलीग्राम पे भेजिए। ओके, नाउ इसको एंड करते हैं एंड हैव अ गुड डे।